हेलो बच्चों, मैं देवेंद्र सिंह लर्निंग V2X में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर सॉल्यूशन बिलियन। आज हम लोग का पहला चैप्टर स्टार्ट होने जा रही है। धीरे धीरे कर एक एक करके मैं पूरा का पूरा चैप्टर जो बहुत जल्दी समाप्त करने वाला हूं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं ईजी वे में समझाने वाला हूं। तो चलिए आइए देरी ना करके तुरंत स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में आप लोग इससे पहले हम लोग जानेंगे कि बिलियन किसे कहते हैं। मेरे भाई, बिलियन किसे कहते हैं? तो बिलियन जानने से लिए हम सबसे पहले जानेंगे बिले क्या होता है और विलायक क्या होता है। चलिए भाई, देखो भाई, तो ये हमारा चैप्टर का नाम है बिलियन। यह बिलियन होता क्या है, बिलियन किसे कहते हैं? देख भाई, यहाँ आप लोग जानते होंगे एक पात्र है। इस पात्र में एक जल होता है। जल में आप कुछ चीनी डालते हैं तो क्या बनता है? शरबत। जल में जब चीनी डालते हैं तो क्या बनता है? शरबत। तो देखो क्या क्या हमने लिया। हमने लिया पानी। पानी में क्या डाला? चीनी। और मिला के हमको शरबत। शरबत बना मेरे दोस्त, शरबत। तो जो पदार्थ किसी चीज को अपने अंदर घुलाता है तो उसको कहते हैं विलायक। उसको क्या कहेंगे? विलायक। और जिसमें घुलता है उसको क्या कहते हैं? विलेय। और जो प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? विलयन। बातें समझ में आ रही है? तो देखिए, जो पदार्थ किसी भी चीज में घुलता है, यानी जो जिसमें घुलता है तो उसको कहते हैं विलेय। चीनी घुलता है पानी में तो पानी क्या हुआ? विलायक हुआ। और चीनी क्या हुआ? विलेय हुआ। यानी जो घुलेगा उसको हम लोग विलेय कहेंगे, जिसमें घुलेगा उसको विलायक कहेंगे, और जो प्राप्त होता है उसे विलयन कहेंगे। यानी कह सकते हैं विलेय और विलायक के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो समांगी मिश्रण क्या होता है? समांगी मिश्रण वो होता है जिसको हम देख ना सकें। सबको नहीं, पानी को देख ही सकते हैं। जो चीनी घुलेगा उसको नहीं देख पाएंगे। नहीं सोचो यार पानी नहीं देख पाएंगे, एक चीज मतलब विलेय ना देख पाए। तो विलेय और विलायक के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जो पदार्थ घुल जाता है उसे विलेय कहते हैं, जिसमें घुलता है उसको विलायक कहते हैं, और जो समांगी मिश्रण प्राप्त होता है उसे विलयन कहते हैं। देख भाई, विलयन का डिफिनीशन देखेंगे, परिभाषा देखेंगे। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में पूर्णतः घुल जाता है, घुला होता है, विलयन कहलाता है। जैसे चीनी क्या है? विलेय है। जल क्या है? विलायक है। और चीनी का जो विलयन जो प्राप्त हो उसे क्या कहेंगे? विलयन कहेंगे। तो चलिए इसके आगे के टॉपिक देखते हैं। अब देखिए, कह रहा है विलेय। जो पदार्थ घुलता है उसको क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। जिसमें विलेय घुलता है उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। और जो प्राप्त होता है विलेय और विलायक का समांगी मिश्रण उसे विलयन कहते हैं। अब विलयन के जो प्रकार होते हैं, कुल कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। यह आपके सामने है। इसको हम आपको डिटेल में एक एक करके समझा रहा हूं। देखो ना जी, ये हमने यहाँ पर गैस से शुरुआत किया, द्रव से ठोस तक है। तो हम गैस को लेंगे। गैस, द्रव, वैसे ठोस द्रव गैस होनी चाहिए, लेकिन था गैस से शुरुआत है तो गैस ले रहे हैं हम। गैस, द्रव और ये ठोस हो जाएगा मेरे दोस्त। इसमें भी लेकिन देख लीजिए, गैस, द्रव और ये ठोस। ये देख रहे हो ना कि 9 प्रकार, विलयन के 9 प्रकार। यहीं से समझेंगे हम लोग विलयन के 9 प्रकार कौन कौन है सब। देख भाई, यहां देखेंगे गैस, गैस का विलयन 1 प्रकार, गैस द्रव का विलयन 2 प्रकार, गैस ठोस का विलयन 3 प्रकार। अगला देखेंगे द्रव गैस का विलयन 4 प्रकार, गैस द्रव का विलयन 5 प्रकार, गैस ठोस का विलयन 6 प्रकार। ठोस गैस का विलयन 7 प्रकार, ठोस द्रव का विलयन 8 प्रकार, ठोस का विलयन 9 प्रकार। यही कुल 9 प्रकार हैं, जैसे आप लोग एग्जाम्पल में देखेंगे। यह कह रहा है विलेय की अवस्था।
यानी कोई गैस है विलेय है, किस में है? विलायक में। यानी कोई गैस है, गैस में क्या है? विलायक। विलायक गैस क्या है? विलायक। ये कोई गैस है, गैस में क्या हो रहा है? घुल जा रहा है। यानी कोई विलेय है, विलायक में घुल जा रहा है। इसको कहते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था और इसको कहते हैं परिक्षेपण माध्यम। देख भाई, जो घुलता है उसको कहते हैं परिक्षिप्त, परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। जो घुलता उसको क्या कहते हैं? परिक्षिप्त प्रावस्था, यानी विलय को कहते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था। जिसमें घुलता उसको क्या कहते हैं? परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण आप लोग जान जाइए, 9th में पढ़े भी होंगे, परिक्षेपण माध्यम। जिसमें घुलता क्या कहते हैं मेरे भाई? परिक्षेपण माध्यम। तो चल भाई, कह रहा है, यह कह रहा है कि कोई गैस है, गैस में घुल जा रहा है। ऐसा कोई गैस बताओ मेरे दोस्त कि गैस में घुल जाए। यानी वायु है, वायु में देख रहे हैं नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, यानी गैस, गैस का विलयन वायु है। फिर से बोल रहा है कोई ऐसा गैस बताओ जो द्रव में घुल जाए। कोई ऐसा गैस बताओ, इमेजिन कर सोचो यार, कोई गैस है जो द्रव में घुल जाए। हाँ भाई, जल में देखते हैं ऑक्सीजन भी घुली रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। तो भाई द्रव में क्या घुला रहता है? यानी जल में कार्बन डाइऑक्साइड, यानी द्रव में विलायक है, कौन घुलता है? गैस है। अब कोई घुला दो क्या? ठोस में। कोई गैस बताओ जो ठोस में घुल जाए। भाई फोम देखते हो, फाइबर देखते हो ना, फोम गद्दी बैठते हो तो उसमें गैस ही तो भरा रहता है। यानी ठोस होता है, गद्दीदार ठोस होता है, उसमें गैस भरा रहता है। फाइबर का भी एग्जाम्पल लेते हो, या धातु का एग्जाम्पल देख लीजिए, धातु में हाइड्रोजन रहता है। ये कैसे संभव भाई साहब? तो धातु है, ठोस है, उसमें हाइड्रोजन गैस भरी होती है। सिंपल सी बात है, भाड़ में जाए धातु। आप फाइबर देख लीजिए, फोमों का कुर्सी बैठते हो ना, गद्दीदार बैठते हो, कूटते हो ना, देखते हो ना, तो वह फोम होता है, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसमें गैस भरी रहती है। एंड ठोस में गैस भर गया। कोई द्रव बताइए जो गैस में घुल जाए। कोई ऐसा द्रव बताइए जो गैस में घुल जाए। भाई साहब, जलवाष्प जानते होंगे, जल को जब गर्म करते हैं तो भाप बन के ऊपर उड़ता है। और वायुमंडल में, इसमें हमारे वायुमंडल में मतलब चारों तरफ क्या है? जल तो है, दिखाई नहीं दे रहा है। यानी द्रव वाष्प में, द्रव जो है वो वातावरण गैस में क्या हो गया? विलीन हो गया। यानी कोई द्रव है, गैस में विलीन होगा, जैसे हमारा वायु में जलवाष्प हो गए। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, कोई ऐसा द्रव बताइए जो द्रव में घुल जाए। भाई सिंपल सी बात है, बंटी बबली, एथिल एल्कोहल और पानी। एथिल एल्कोहल और पानी, जल और एथेनॉल। देखते हैं ना, शराब भी होते हैं लोग, जो शराब पीते हैं लोग, भाई पानी डालो, जल डालो, जो भी पानी डालो, और उसके बाद एथिल एल्कोहल, बंटी बबली खोलते हैं, पानी मिला के पी ले, घटाक देना, दोनों जल है, द्रव द्रव का विलयन, द्रव द्रव का विलयन हो गया। कोई ऐसा द्रव बताओ मेरे भाई जो ठोस में मिल जाए। हाय दादा, कोई ऐसा द्रव बताओ जो ठोस में घुल जाए। द्रव बताओ जो ठोस में घुल जाए। ओ भाई साहब, कैसे होगा? कोई ऐसा द्रव जो ठोस में घुल जाए। पनीर देखते होंगे ना, पनीर तो ठोस होता है, उसमें द्रव घुला रहता है। जेली देखते हैं, उसमें ठोस होता है हल्का फुल्का, उसमें पानी घुला रहता है, द्रव घुला रहता है। और एग्जाम्पल एक सामने आपके है, सोडियम में पारा। सोडियम में क्या घुला रहता है? पारा। सोडियम में पारा भाई आपके सामने है। कोई ऐसा ठोस बताओ जो गैस में घुल जाए। भाई कोई ऐसा ठोस बताओ जो गैस में घुल जाए। जो ठोस होता हो गैस में कौन घुलेगा? आप लोग देखते होंगे धुआं, धुआं देखते हैं ना, धुएं में देखते हो कार्बन। भाई सब कार्बन उड़ता है, हाथ पे लगाओ काले हो जाते हैं। सब दीपक जलाते थे, दीपक में कभी मतलब लालटेन जो होती है ना, उसके ऊपर आप तो लालटेन तो नहीं जान पाओगे, लेकिन दीपक होता है दिया, जो इसको कहते हैं दीपावली पर दिया जो जलाते हो ना, उस पर हाथ लगा के देखना, काला हो जाएगा। यानी कार्बन जो होता है ठोस होता है। आखिर में धुआं ऊपर जाकर के वायुमंडल में घूम जाता है ना, पूरा मिल जाता है ना, यानी कार्बन जाकर वायुमंडल में मिल जाता है। यानी कार्बन होता है ठोस, ठोस जाकर वायुमंडल में गैस में मिल जाता है। एग्जाम्पल आपका सबसे बढ़िया वही है, ठोस गैस में विलीन हो जाता है। या वायु में देखते हैं आयोडीन के वाष्प देखते होंगे। खैर आयोडीन के वाष्प कौन देखता है भाई साहब, लेकिन धुआं देखता है। ठोस ठोस, कोई ऐसा ठोस होता है दोनों में घुल जाए। ये तो भाई चीनी और नमक ठोस ही तो है जो पानी में घुल जाए। जल में NaCl मतलब नमक। एक एग्जाम्पल ये हो गया। ये जानकारी की दृष्टि से पढ़ा रहा मेरे भाई, पार्टी तो शुरू होगी बाद में, इसके बाद, इसके मतलब कुछ समय बाद। जे भाई ठोस बताओ जो ठोस में घुल जाए। ओ भाई पीतल, कॉपर और जिंक का मिश्रण। पीतल जो होता है क्या होता है? कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। कॉपर कितना होता है? 70%। जिंक कितना होता है? 30%। एंड ठोस ठोस का विलयन, दोनों को गला करके बना दिया जाता है पीतल, जिसको कहते हैं मिश्र धातु। ये तो हो गया भाई साहब हमारे 9 प्रकार। नेक्स्ट देखेंगे।
देख भाई, तनु एवं सांद्र विलयन। भाई साहब, तनु क्या होता है, सांद्र क्या होता है? तो जानते हो, जिसमें विलय की मात्रा कम होती है उसको कहते हैं तनु विलयन, और जिसमें विलय की मात्रा ज्यादा होती है उसको कहते हैं सांद्र विलयन। जैसे पानी है, मान लीजिए 1 लीटर पानी है, 1 लीटर क्या है, पानी है, उसमें इतना सा नमक डालो भाई, छोटू सा नमक डालो, देखो जगह ये सब नमक डाला जाए, कोई कलर डाला गया पानी में, सफेद सफेद वाला क्या है, पानी है, और जो कलर डाला गया है, तो तनु विलयन तो होगा, विलायक की मात्रा जिसमें अधिक होगी। यह क्या है, सफेद का वाला क्या है, विलायक है, सफेद वाला पार्ट क्या है, विलायक है, और जो जो दिख रहा है ना कलर वाला ग्रीन वाला, वह क्या है, विलेय है। यानी वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम होती है और विलायक की मात्रा ज्यादा होती है उसे क्या कहते हैं, तनु विलयन कहते हैं। वह विलयन जिस विलयन में विलय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम होती है उसे तनु विलयन कहते हैं। जैसे 1 गिलास पानी में थोड़ी सी चीनी डाल दो भाई साहब, मिठाई ना लोगों को पता ही नहीं चले भाई, तनु विलयन समझ गया ना। अब सांद्र क्या होता है भाई, 1 लीटर विलयन में इतना नमक ना डाल, इतना नमक डालना है, अब वह सांद्र हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। देख भाई, यानी जिसमें वह विलयन जिसमें विलय मैक्सिमम मात्रा घुली रहती है, ज्यादा घुला रहता है, विलय की मात्रा क्या ज्यादा घुली रहती है, अधिकतम घुली रहती है, तो ऐसे विलयन को सांद्र विलयन कहते हैं। यानी जिस विलयन में विलय की मात्रा अपेक्षाकृत क्या विलय की मात्रा अधिक होती है, ये मिटाई दो, जिस विलयन में विलय की मात्रा अधिक होती है उसे सांद्र विलयन कहते हैं। जैसे 1 गिलास पानी में अधिक मात्रा में क्या हो, चीनी घुला हो, नमक घुला हो, कुछ भी घुला हो भाई, एंड विलय जिसमें अधिक होता है उसको क्या कहते हैं, सांद्र, जिसमें विलय कम होता है उसको कहते हैं तनु। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट चल भाई, अवयवों की संख्या के आधार पर द्विअंगी त्रिअंगी। भाई द्विअंगी किसे कहेंगे, जिसमें द्विअंगी किसे कहेंगे, जिसमें एक विलेय और एक विलायक हो, द्विअंगी हो गया। त्रिअंगी किसे कहते हैं, जिसमें 2 विलेय हो और 1 विलायक हो, उसे त्रिअंगी कहेंगे। सिंपल सी बात है भाई साहब। देखो, कुल 2 अवयव होते हैं द्विअंगी में, जानकारी के लिए जान जाओ, एक विलेय हो और एक विलायक हो तो द्विअंगी कहलाता है। त्रिअंगी विलयन किसे कहते हैं, जैसे 2 विलेय हो और 1 विलायक हो, 2 विलेय मतलब एक चीनी हो और एक क्या हो, नमक हो, और दोनों मिलकर क्या हो, पानी हो, त्रिअंगी होगा। 3 अंग है इसके। सिंपल सी बात। अब संतृप्तता के आधार पर थोड़ा सी जानकारी लेना ना बेटा, सेचुरेटेड के आधार पे, संतृप्तता के आधार पर विलयन को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। एक होता असंतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, और एक होता अति संतृप्त विलयन। 3 प्रकार के हमारे पास विलयन है जो हम लोग एक एक करके देखेंगे। आता है हमारा असंतृप्त विलयन, अनसेचुरेटेड सोल्यूशन। अनसेचुरेटेड सोल्यूशन असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं। देख भाई, एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसको समझा, एक एग्जांपल से सब समझ जाओगे। मान लीजिए कोई पानी है, कोई पात्र है, पात्र में पानी डाले हो भाई साहब, पानी डाल दिए, उसमें हल्का सा नमक डाल दो, उसमें हल्का सा क्या डाल दो, नमक डाल दो। एक और मान लो 1 लीटर हो, 1 लीटर हो, 1 लीटर में छोटा सा नमक डाल दो, थोड़ा सा ना, तुरंत घुल जाएगा ना, और भी डालो तो और भी घुल जाएगा, लेकिन तो कम ही डालना है। यानी 1 लीटर विलयन में 1 लीटर पानी में थोड़ी सी जब चीनी डाल देंगे, थोड़ी सी नमक डाल देंगे, तो वह होता है अनसेचुरेटेड सोल्यूशन, असंतृप्त विलयन। देखना चाहिए कैसे, यानी वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम घुली रहती है, यानी और अधिक घोला जा सकता है, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे देखें यहाँ पे, किसी निश्चित तापमान पर, तापमान क्या होना चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, किसी निश्चित तापमान पर वह विलयन जिसमें अभी और विलय घोला जा सकता है उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं, चाहे वह असंतृप्त विलयन कहलाता है। इस तरह भी हो सकता है, और घोला जा सके, या कह सकते हैं बहुत कम मात्रा में विलेय पदार्थ घुले होते हैं, ऐसा विलयन जिसमें बहुत कम मात्रा में विलेय पदार्थ घुले होते हैं उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। और ये भाई साहब आ गया संतृप्त विलयन, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। देख भाई, इसका डेफिनेशन देखो, यानी 1 लीटर पानी है, इसमें नमक घोला, घुल गया, फिर नमक घोला, घुल गया, फिर मतलब घोल दिया, फिर नमक डाला, घोल दिया, ऐसे ऐसे करते हैं, कुछ समय के बाद नमक घुलना बंद हो जाएगा। और लेकिन
बंद होने से कुछ समय पहले ध्यान दीजिए, नमक डाला घुल गया, नमक डाला घुल गया, नमक डाला घोल दिए, लेकिन तो कुछ समय ऐसा आएगा ना जब नमक अब नहीं घुलेगा। तो जिस समय पर नमक की मैक्सिमम मात्रा इसमें घुली होती है वही होता है संतृप्त विलयन होता है। यानी वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा घुली होती है उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। या कह सकते हैं वह विलयन जिसमें विलय अब नहीं घोला जा सकता है उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। ध्यान देना, किसी निश्चित तापमान पर वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। घुली हो संतृप्त विलयन कहलाता है। बात समझ में आ रही है? चलिए, अति संतृप्त विलयन कहते हो ना, अति कर दिया भाई साहब, जो काम से ज्यादा कर दे उसको कहते हैं अति कर दियो। का एकदम मारे एकदम अति कर दियो यार। कोई काम करते हो मम्मी पापा कहते हैं यार ये तू कितना घूमता है यार, अति कर दियो हो, इन बहुत ज्यादा घूम लिए। यहाँ पर आइए, अति संतृप्त यानी नमक डाला घुल रहा था लेकिन तो तू कुछ ज्यादा ही डाल दिया यार, अब तो घुल ही नहीं रहा है। इसमें संतृप्त विलयन से ज्यादा नमक इसमें डाल दिया, यानी विलय पदार्थ घोल दिया, अति कर दिया एकदम। अब देख भाई साहब, वह विलयन जिसमें संतृप्त विलयन से अधिक विलय पदार्थ नमक घोला हो तो उसे क्या कहते हैं? असंतृप्त विलयन कहते, अति संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे देखो, वह विलयन जिसमें समान तापमान पर संतृप्त विलयन की अपेक्षा इसकी अपेक्षा अधिक मात्रा में विलय घुला हो तो अति संतृप्त विलयन कहलाता है। समझ में आ गई बातें? नेक्स्ट, चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। विलयन की सांद्रता किसी विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा और विलयन की मात्रा के अनुपात को विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलय और विलयन, यही बोला जी, विलय और विलयन। किसी विलयन में उपस्थित कोई विलयन होगा, उसमें विलय भी होगा, विलय होगा ना, इसमें कुछ तो विलय होगा तभी तो विलयन प्राप्त होगा। विलायक है, कुछ विलय होगा तभी तो विलयन प्राप्त होगा। तो वह विलयन जिसमें विलय और विलयन का जो अनुपात होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता। वंस अगेन, किसी विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा और विलयन की मात्रा के अनुपात को विलयन की सांद्रता कहते हैं। अब इन लोगों की सांद्रता को 7 प्रकार के हम लोग पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, जानकारी की दृष्टि बहुत ही बेहतरीन है। द्रव्यमान प्रतिशत कर इसके बाद पढ़ेंगे, अब उसके बाद आयतन प्रतिशत पढ़ेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पढ़ेंगे, पार्ट्स पर मिलियन पढ़ेंगे, पीपीएम जिसको कहते हैं, मोल प्रभास पढ़ेंगे, मोलरता पढ़ेंगे और मोललता पढ़ेंगे। तो चलिए आइए देरी ना करके एक एक हम स्टार्ट करते हैं। पहला, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहेंगे? हम देखिए इसमें तो है बाबू, पूरे एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगा, थोड़ा भी नहीं छोड़ूंगा, भूलेंगे तो भूलने की तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं? पहले डिफिनीशन पढ़ने से पहले कुछ समझा दे रहा हूं, समझ जाएंगे। अब देखिए, मान लीजिए कोई पात्र हो, इसमें क्या हो? 100 ग्राम का विलयन हो। कितना हो मेरे भाई? यह 100 ग्राम का ही विलयन है। टोटल ग्राम क्या है? 100 ग्राम का विलयन है। तो जब विलयन है तो इसमें क्या होना जो होगा? विलय भी होगा ना, और विलायक भी होगा। ये नहीं कह सकते हैं जी। तो देखो, ऐसा विलयन यानी 100 ग्राम विलयन में विलय की मात्रा जो घुली रहती है वही क्या कहलाता है? विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत। यानी 100 ग्राम विलयन में विलय का ग्राम में मात्रा घुलनी चाहिए। देखिएगा, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा को उसकी क्या कहलाती है? भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। अब द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। देख भाई, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर हो जाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत
बराबर हो जाएगा, लिख सकते हैं विलेय का ग्राम में मात्रा, विलेय का ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा अपान बिलियन का, बिलियन का ग्राम में मात्रा, या ग्राम में भार लिख सकते हो, ग्राम में भार। गुड़ कितना होना चाहिए, 100 ग्राम। 100 लिखा है ना, 100 तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। विलेय के ग्राम में मात्रा को स्मॉल डब्ल्यू से दर्शाते हैं और बिलियन के ग्राम में भार को कैपिटल डब्ल्यू से दर्शाते हैं। यानी द्रव्यमान परसेंटेज बराबर हो जाएगा आपका, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू अपान कैपिटल डब्ल्यू। वो हम पढ़े हैं ना अभी अभी, जस्ट हम लोग देखे हैं कि जो सांद्रता होती है विलेय और विलायक की मात्रा के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। देखिए विलेय की मात्रा और विलायक की मात्रा के अनुपात को सांद्रता है, तो द्रव्यमान प्रतिशत की सांद्रता। देख द्रव्यमान प्रतिशत में विलेय भी ग्राम में रहेगा और विलयन भी ग्राम में रहेगा, याद हो जाएगा। तो प्रतिशतता बराबर हो जाएगा विलेय का ग्राम में मात्रा अपान विलयन का ग्राम में मात्रा, यानी भार गुणे 100। यानी 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा ग्राम में मात्रा उसकी क्या कहलाती है, भार प्रतिशतता कहलाती है। इसके न्यूमेरिकल जो होते हैं बोर्ड परीक्षाओं में नहीं आते हैं, सब न्यूमेरिकल नहीं पूछे आते, इसलिए न्यूमेरिकल नहीं बता रहा हूँ इसका। नेक्स्ट देखेंगे बिलियन का आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत था तो दोनों के दोनों क्या थे, ग्राम में थे। अब आयतन प्रतिशत रहेगा तो विलेय और विलयन दोनों क्या रहेंगे, इसमें ml में रहेंगे। यानी कह सकते हैं 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय का ml में मात्रा उसकी क्या कहलाती है, द्रव्यमान बिलियन का आयतन प्रतिशत कहलाती है। 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय का ml में आयतन बिलियन का आयतन प्रतिशत कहलाता है। सेम उसी तरह से जहां पर आपका ग्राम था वहां पे क्या हो गया, यहाँ पे ml हो जाएगा। तो बिलियन का आयतन प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, बिलियन का आयतन प्रतिशत, आयतन आयतन प्रतिशत बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई, विलेय का ग्राम में मात्रा था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विलेय का ml में मात्रा, ml में मात्रा अपान, वहां बिलियन का ग्राम में मात्रा था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो एक कोरिलेट करके पढ़ोगे ना तो तैयार हो जाएगा। बिलियन का ml में मात्रा, कुछ है दम ही नहीं है, थोड़ा भी नहीं है। गुड़ कितना कर दो, 100 ग्राम, 100 ml, 100 मतलब कितना है तो 100 कर देंगे वहां पे। यानी 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय का ml में मात्रा उसके आयतन प्रतिशत कहलाता है। तो आयतन प्रतिशत बराबर हो जाएगा, आयतन प्रतिशत बराबर हो जाएगा, इसको प्रतिशत कहते हैं, विलेय का ml में मात्रा को स्मॉल भी अपन बिलियन का ml में मात्रा को क्या कहते हैं, कैपिटल भी। गुड़ क्या हो जाएगा, 100। ये आपके फार्मूला मिलकर निकल करके आ जाते हैं। अगर बोर्ड परीक्षाओं में आएगा तो फार्मूला इसी तरह से लिख देंगे। चलो भाई अब कह रहा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, एक का द्रव्यमान है और एक का आयतन है, यानी लग रहा है एक कोई ग्राम में रहेगा और एक कोई आयतन में रहेगा, यानी ml में रहेगा। यानी कह सकते हैं 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित, अगर 100 ml बिलियन में उपस्थित, हाँ 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय का ग्राम में मात्रा बिलियन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय का ग्राम में मात्रा बिलियन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर हो जाएगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। देखिएगा एक दूसरे से, सब एक दूसरे से लिंकेज है सब। वहां पे 100 द्रव्यमान में क्या था, ध्यान देना, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय का ग्राम में मात्रा बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत कराता, वहां पे था। और जब आयतन प्रतिशत था तो लिखे थे 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय का ml में मात्रा बिलियन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है।
देखिएगा सिर्फ यही चेंज हो रहा है सब, ए और ए। और जब द्रव्यमान आयतन कह रहा है तो 100 ml यानी आयतन वाला हो गया, बिलियन उपस्थित, तब द्रव्यमान वाला क्या हो जाएगा, ग्राम में मात्रा, बिलियन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर हो जाएगा विलेय का ग्राम में मात्रा, ऊपर विलेय ही रहेगा नीचे बिलियन रहेगा, हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि सांद्रता विलेय और बिलियन की अनुपात को ही सांद्रता कहते हैं, वहां पे ध्यान देना। विलेय का ग्राम में मात्रा, विलेय हम लोग का ग्राम में है तो विलेय का ग्राम में मात्रा गुणे 100 अपान बिलियन का ml में मात्रा, ml में दिया है तो ml में लिखेंगे मात्रा। अब विलेय के ग्राम में मात्रा जो था स्मॉल w था और बिलियन के ml में मात्रा जो था कैपिटल V था, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर हो जाएगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर हो जाएगा, आयतन प्रतिशत बराबर, ये आपका फार्मूला निकल करके आ जाएगा। ये तो हमारे कुछ टॉपिक थे। अब और इससे भी रिलेटेड हमारा तीसरा था। चौथा देखेंगे अंश प्रति मिलियन, अंश प्रति मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, अंश प्रति मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, शॉर्ट फॉर्म में पीपीएम, पीपीएम कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। अब देखिएगा मिलियन मतलब 10 लाख, मिलियन मतलब 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, एंड 10 टू द पावर 6, एंड 6 को जीरो और एक 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 6, एंड 10 लाख ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय का ग्राम में मात्रा जो होती है, वही विलेय का पदार्थ ग्राम में मात्रा जो होती है वही उसकी क्या कहलाती है, पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। तो वंस अगेन 10 लाख ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ का ग्राम में मात्रा बिलियन का पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। ये 10 लाख बिलियन क्या मतलब, क्या मतलब, क्या 10 लाख ग्राम बिलियन में उपस्थित, यानी कह सकते हैं, मतलब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ, समझ जाएंगे। यदि NaCl की 1 बिलियन की सांद्रता 10 पीपीएम है, 10 पीपीएम मतलब 10 लाख ml, यानी बिलियन के 10⁻6 ml में, या अच्छा ग्राम में कह सकते हैं, ग्राम में, वंस अगेन NaCl के बिलियन की सांद्रता 10 ppm है, तो इसका अर्थ यह है कि बिलियन के 10 लाख ग्राम में NaCl के 10 ग्राम घुले हैं। अब देख भाई NaCl के 10 ppm मतलब 10 लाख ग्राम में NaCl की मात्रा कितनी है, 10 ग्राम। बात समझ में आ रही है? तो चलो भाई ये इसका डिफिनीशन हो गया। अब हम लोग देखेंगे एक टॉपिक हमारा है बिलियन का मोल प्रभाज, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिलियन का मोल प्रभाज किसे कहते हैं? मोल प्रभाज या मोल अंश या मोल भिन्न, 3 नाम से मशहूर है। बिलियन का मोल भिन्न कह सकते हैं, बिलियन का मोल प्रभाज कह सकते हैं, और बिलियन का मोल अंश भी कह सकते हैं। तो चलिए इसका डिफिनीशन देखेंगे, बिलियन का मोल अंश या मोल प्रभाज या मोल भिन्न। तो देखिए इसमें है बिलियन का मोल प्रभाज। तो बिलियन का मोल प्रभाज जानने से पहले हम जानेंगे कि विलेय का मोल प्रभाज क्या होता है और विलायक का मोल प्रभाज क्या होता है। तो देख भाई यहाँ पर मान लेंगे विलेय की मोलों की संख्या, इसमें हम लोग n मान लेंगे, इसी से लेकर हम चलेंगे आगे पूरा डिटेल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, अभी तक जितना पढ़ा इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बिलियन के मोल प्रभाज है। चल भाई विलेय के माना, विलेय के मोलों की संख्या की स्मॉल n मान ले रहे हैं और विलायक के मोलों की संख्या को कैपिटल N मान ले रहे हैं। विलायक के मोलों की संख्या क्या माना है? कैपिटल N। अब यहां से ध्यान देना, जो विलेय का मोल प्रभाज होगा, देखा ना, विलेय का जो मोल प्रभाज होगा, मोल प्रभाज जो होता है मेरे दोस्त, वह होता है स्मॉल n अपन स्मॉल n प्लस कैपिटल N, इतना होता है। यानी कह सकते हैं विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोलों की संख्या और
बिलियन के मूलों की संख्या क्या होगा, विलेय और विलायक। तो विलेय की मूलों की संख्या को स्मॉल एन और विलायक के मूलों की संख्या को कैपिटल एन। तो विलेय का मूल प्रभाज बराबर होता है विलेय के मूलों की संख्या अपान विलयन के कुल मूलों की संख्या के जो अनुपात होता है, इसी को विलेय का मूल प्रभाज कहते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थों की मोलों की संख्या, कोई बिलियन है उसमें जो विलेय होगा वह है स्मॉल एन एंड विलेय पदार्थों की मोलों की संख्या को स्मॉल एन मान ले रहे हैं, और बिलियन के कुल मोलों की संख्या, तो विलय को हम लोग कैपिटल एन माने हैं, बिलियन विलय को हम लोग एन माने हैं, तो कुल हो जाएगा एन प्लस एन के अनुपात को विलेय का मूल प्रभाज कहते हैं। विलेय के मूल प्रभाज बराबर, विलेय के मूल प्रभाज को काई ए, काई का चिन्ह है काई ए बराबर होता है विलेय के मूलों की संख्या अपान बिलियन के कुल मूलों की संख्या। यही हमारा डिफिनीशन है ना भैया। तो काई ए बराबर हो जाता क्या, विलेय के मूलों की संख्या अपान बिलियन के कुल मूलों की संख्या। ये हमारा विलेय का मूल प्रभाज हो गया। अब जानेंगे विलायक का मूल प्रभाज, तब जाकर जानेंगे बिलियन का मूल प्रभाज। हमारा हेडिंग है ना बिलियन का मूल प्रभाज। तो चल भाई एक हमारा ये हमारा क्वेश्चन ध्यान में रखना। अब कह रहा विलायक के मूलों की संख्या और बिलियन के कुल मूलों की संख्या के अनुपात को विलायक का मूल प्रभाज कहते हैं। ध्यान देना, स्मॉल एन अपन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन था, स्मॉल एन विलेय के मूलों की संख्या। जब ऊपर विलेय के मूलों की संख्या रहेगा तो विलेय का मूल प्रभाज कहेंगे, जब ऊपर कैपिटल एन का रहेगा ना तो विलायक का मूल प्रभाज कहेंगे, क्योंकि कैपिटल एन को विलायक कहते हैं। चल भाई यही देखेंगे। तो विलायक के मोलों की संख्या देखो, विलायक के मोल प्रभाज बराबर हो जाएगा विलायक का मोल प्रभाज बराबर हो जाएगा मोल प्रभाज हो जाएगा विलायक के मोलों की संख्या अपान बिलियन के मोलों की संख्या। यह होता है विलायक का मूल प्रभाज। और विलायक के मूल प्रभाज को काई बी से दर्शाएंगे, काई बी से दर्शा दीजिए। यह हो जाएगा कैपिटल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो डिफिनीशन देखो, विलायक के मोलों की संख्या और बिलियन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलायक का मूल प्रभाज कहते हैं। अब देखिए बिलियन का मोल प्रभाज, हेडिंग हमारा क्या था, बिलियन का मोल प्रभाज। बिलियन का मोल प्रभाज किसे कहते हैं, मोल प्रभाज। तो बिलियन का मोल प्रभाज किसे कहेंगे मेरे भाई, तो बिलियन का मोल प्रभाज का योग हो जाएगा विलेय का मोल प्रभाज, और विलायक के मोल प्रभाज के योग को ही बिलियन का मोल प्रभाज कहते हैं। तो बिलियन का मोल प्रभाज बराबर हो जाएगा विलेय का मोल प्रभाज और प्लस विलायक का मोल प्रभाज। विलेय के मूल प्रभाज को स्मॉल मतलब काई ए से, और विलायक के मूल प्रभाज को काई बी से। तो कोई पूछे विलियन का मूल प्रभाज किसे कहेंगे, तो लिखेंगे, आप लोग नोट्स में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, विलेय के मूल प्रभाज और विलायक के मूल प्रभाज के योग को विलियन का मूल प्रभाज कहते हैं। और किसी का जो मूल प्रभाज जो होता है उसका मान कितना होता है, 1 होता है। यानी विलियन का मूल प्रभाज का मान कितना होगा, 1 होगा। चाहे तो इसका डिफिनीशन आप लोग लिख सकते हैं, यह हमारा डिफिनीशन है। तो इसका डिफिनीशन क्या लिखेंगे, लिख लो, का टाइम वेस्ट करें, लिखना चाहो लिख लो। बिलियन का मूल प्रभाज किसे कहेंगे, विलेय का मूल प्रभाज और विलायक के मूल प्रभाज के योग को बिलियन का मूल प्रभाज कहते हैं। चाहे तो लिख सकते हैं हम लोग विलेय का मूल प्रभाज, विलेय का मूल प्रभाज, मूल प्रभाज व विलायक के मूल प्रभाज के योग को व विलायक के मूल प्रभाज के योग को, के योग मतलब जोड़ को बिलियन का मूल प्रभाज कहते हैं। बिलियन का मूल प्रभाज कहते हैं, मूल प्रभाज कहते हैं। बातें समझ में आ रही है मेरे दोस्त। बिलियन का मूल प्रभाज का मान कितना होता है, 1 होता है। नाउ नोट में चाहे तो लिख सकते हैं, नोट
लिख सकते हैं बिलियन का मोल बहुविकल्पी में आ सकता है। बिलियन का मूल प्रभाज का मान कितना होता है, लिख देंगे बिलियन का मूल प्रभाज का मान जो होता है मान बराबर 1 होता है। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे देखो, तो बिलियन का मूल प्रभाज बराबर जानते हैं नाउ हियर यहाँ बिलियन का मूल प्रभाज, बिलियन का मोल प्रभाज बराबर क्या है मेरे दोस्त, विलय का मूल प्रभाज और विलायक के मूल प्रभाज के योग को ही बिलियन का मूल प्रभाज कहते हैं। तो विलय का मूल प्रभाज काय का मान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो काय का मान कितना है, स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, कुछ भी मतलब कुछ भी हद है यार, स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अब देखो भाई, और काय भी बराबर कितना है, कैपिटल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, कैपिटल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। दोनों का हर देख रहे हैं, अंश और हर में दोनों का हर क्या है, बराबर है। जब दोनों का हर बराबर है तो ऊपर वालों को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। अंश और दोनों का अंश को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। स्मॉल एन स्मॉल कैपिटल एन को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। दोनों का जब भाग देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी बिलियन का मूल प्रभाज का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब मेरे भाई आगे हम लोग देखेंगे इसका खतरनाक न्यूमेरिकल, जो न्यूमेरिकल आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है बिलियन का मूल प्रभाज का। तो चलिए किसी एक का स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि 46 ग्राम एथिल एल्कोहल को 54 ग्राम पानी में मिलाकर, ध्यान देना विलय इसमें कौन होगा, जो कम होता है उसको विलय कहते हैं। तो 46 ग्राम एथिल एल्कोहल क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा मेरे भाई, यह विलय हो जाएगा। क्यों, 54 ग्राम पानी है, 46 कम है, 54 ग्राम पानी क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, यह विलायक हो जाएगा। 54 ग्राम पानी में मिलाकर विलयन बनाया गया। तो विलयन में एथिल एल्कोहल का मूल प्रभाज ज्ञात कीजिए। एथिल एल्कोहल इसका एथिल एल्कोहल यानी क्या ज्ञात करना, क्या है, क्या ज्ञात करना मेरे दोस्त, सॉल्यूशन में देखेंगे, इसमें जानेंगे हम लोग। इसमें ज्ञात क्या करना है, काई एथिल एल्कोहल विलय है, काई ए का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करनी है। काई ए का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखो हम जानते क्या क्या है, हम जानते क्या क्या है, देखिए हम जानते हैं, ओहो हम जानते हैं क्या क्या जानते हैं मेरे भाई, 46 ग्राम क्या है, एथिल एल्कोहल है। विलय का ग्राम में मात्रा कितना है, विलय का ग्राम में मात्रा कितना है, विलय हमारा एथिल एल्कोहल है ना, क्योंकि 46 है तो विलय हो गया, और 54 ग्राम पानी है तो विलायक हो जाएगा। विलय का ग्राम में मात्रा कितना है, यह हमारा है 46 ग्राम, ये जानते हैं। और कह रहा है विलायक का ग्राम में मात्रा, विलायक का ग्राम में मात्रा कितनी है, विलायक का ग्राम में मात्रा है 54 ग्राम, 54 ग्राम। अब देखिए, अब कह रहा है एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज जानने के लिए हम लोग एन का मान और कैपिटल एन का मान निकालेंगे, मोलों की संख्या निकालेंगे। तो देखिए स्मॉल एन और कैपिटल एन निकालेंगे। तो स्मॉल एन मतलब विलय का मोल प्रभाज, विलय के मोलों की संख्या, और कैपिटल एन मतलब, ध्यान देना यहाँ पर लिखाए थे आपसे बताए भी थे, देखिए विलय के मोलों की संख्या को स्मॉल एन, विलाय के मोलों की संख्या को कैपिटल एन माने हैं। तो चल भाई अब देखिए, तो विलय के मोलों की संख्या, अब सॉल्यूशन में आ जाएंगे,
सॉल्यूशन में आ जाते हैं हम लोग। सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन देखो, इसका हल देखिए। चलो ये भी यहीं से सॉल्यूशन शुरुआत कर दीजिए, क्या करना है, यहीं से शुरुआत हो गया हम लोग कहते हैं मिटाई दो इसको, क्या करना है। नाउ नाउ अब देखेंगे विलय के, विलय का, विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या क्या माने हैं, स्मॉल। मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अणुभार। तो विलय की मोलों की संख्या को स्मॉल n माने हैं। देखिए एक फार्मूला होता है, मोलों की संख्या बराबर, मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अणुभार। ये हम लोग का फार्मूला होता है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है विलय के मोलों की संख्या, तो हो जाएगा विलय का भार, विलय का भार, विलय का भार अपान विलय का अणुभार, विलय का अणुभार। अब देख भाई विलय का भार कितना है, विलय का भार कितना है, विलय का ग्राम में मात्रा भार कितना है, 46 ग्राम है। और विलय का अणुभार निकालेंगे कैसे, अब इसका अणुभार देखो, विलय का अणुभार निकालो, यहाँ पर निकालो, यहीं पे निकालो, चाहे कहीं पे निकालो, यहीं पे निकाल लेते हैं। विलय का अणुभार, विलय का, चलो यहीं पर यहीं निकालो, यहीं निकालो। विलय का अणुभार, विलय इसमें कौन है, एथिल एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, C2H5। यहाँ देख लो, यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, C2H5 है OH। तो इसका अणुभार कितना होगा, निकाल लीजिए। कार्बन का अणुभार कितना होता है, एक कार्बन का 12 होता है। यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 12 दूना 24 प्लस 5 हाइड्रोजन यहाँ है और एक हाइड्रोजन यहाँ, 6 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का अणुभार कितना होता है, 1 होता है। और हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, 6, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो एक ऑक्सीजन का अणुभार कितना होगा, 16 होता है। तो 24, 6 और 16 कितना हो जाएगा, 46 होगा ना। 24, 36, 30, 16 कितना हो जाएगा, 46। यानी कह सकते हैं एथिल एल्कोहल का अणुभार कितना आ गया, 46। तो एथिल एल्कोहल का अणुभार यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 46। तो 46 अपन 46 दोनों क्या हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी स्मॉल n का मान कितना हो जाएगा, 1 हो गया। अब कैपिटल n का मान ज्ञात कीजिए, कैपिटल n का मान ज्ञात कीजिए। तो कैपिटल n क्या हमारा है, विलायक है। तो विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या देखेंगे तो विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या क्या माने थे, कैपिटल n माने थे, कैपिटल n माने थे। तो विलायक के मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अणुभार। तो जब विलय था, विलय की मोलों की संख्या थी, तो विलय का भार बटे विलय का अणुभार लिखे थे। तो जब विलायक होगा मोलों की संख्या बराबर, तो लिख देंगे विलायक का भार, विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार, अणुभार। तो देख मेरे दोस्त, विलायक का भार कितना है बेटा, विलायक का भार कितना है, 54 ग्राम। तो यहाँ पर लिख देंगे 54। अब कह रहा है विलायक का अणुभार, तो इसमें विलायक क्या है, इसमें विलायक क्या है, पानी है। 54 ग्राम क्या है, पानी है। देखना ये रफिंग आइडिया है, रफिंग है, ध्यान देना, ये रफिंग है, चाहे तो लिख सकते हो नोट में, अपने पास भी लिख सकते हो। अब विलायक H2O, H2O एथिल एल्कोहल है, विलायक क्या, पानी, पानी का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। इसका अणुभार निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन है 2। ऑक्सीजन कितना होता है, परमाणु क्रमांक 8, दुना कर लो, अणुभार हो जाएगा 16। तो 16 2 कितना हो जाएगा, 18। तो इसका अणुभार कितना आ गया, 18। तो इसका कितना हो जाएगा, 18 तिया 54। यानी कैपिटल n का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो अब देख मेरे दोस्त, अब देखेंगे यहाँ से, देख लो
यहाँ से थोड़ा सा इसको ऐसे बना दो, थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं। ये कितना था 18। अब देख भाई, चलो इससे कर दो, चला जा। अब देखेंगे, अब कह रहा है एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज, यानी एथिल अल्कोहल इसमें क्या है, एथिल अल्कोहल क्या है, विलेय का मोल प्रभाज। नाउ नाउ कह रहा क्या है, विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। और विलेय का मोल प्रभाज बराबर हम लोग क्या जानते हैं, स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, यही जानते हैं जी। विलेय का मूल प्रभाज बराबर ही हम लोग पढ़े हैं, जस्ट अभी पढ़े हैं, देखना बेटा। विलेय का मूल प्रभाज बराबर क्या देखे थे, स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अब हम यहाँ देखेंगे क्या, देखो विलेय का मूल प्रभाज बराबर स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। स्मॉल एन का मान कितना है मेरे भाई, स्मॉल एन का मान कितना है, 1 है। और यहाँ पर स्मॉल एन का मान कितना, फिर से नीचे 1 है। और कैपिटल एन का मान कितना है, 3 है। तो 1/3 1 4 हो गया, 3 1 4। इस विलेय का मूल प्रभाज को काई ए से दर्शाते हैं, चाहे तो काई ए डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि इसका संकेत ही हम लोग काई ए डाल चुके हैं, देख चुके हैं। तो जब 4 का भाग करेंगे 1 में तो कितना होगा, 0.25, यही होगा जी। देख ले, गुड़ा भाग कर ले। 4 का भाग जब करेंगे 1 में तो नहीं जाएगा भागा, दशमलव लगाएंगे, 0 का 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0 लगा देंगे, 4 5 20 हो जाएगा, 0.5 मोल आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, चाहे नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, एक और न्यूमेरिकल देख ले। एक न्यूमेरिकल वो था, एक न्यूमेरिकल ये देख ले। 6% यूरिया के जली विलयन में यूरिया और जल का मोल प्रभाज। देख भाई साहब, यूरिया का भी पूछ रहा है, जल का भी पूछ रहा है, तो कितना यूरिया है कितना जल है तू सोच ले। अब देखो 6% यूरिया है, यानी कह रहा है, सॉल्व कर रहे हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं हम, सॉल्व करो। 6% यूरिया यानी 100 ग्राम का कोई विलयन था, 6% यूरिया मतलब 6 ग्राम यूरिया होगा। तब भाई जब 6 ग्राम यूरिया है तो 94 ग्राम क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। तो इसमें विलेय कौन हो जाएगा, यूरिया क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। और जो अधिक है क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। कुछ है नहीं, दम नहीं है। बहुत खतरनाक क्वेश्चन, बहुत बार बोर्ड परीक्षा में 1-2 बार आ चुका है, फिर से आप लोग देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। 6% यूरिया के जली विलयन में यूरिया और जल के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए और विलेय और विलायक का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। मोल प्रभाज मतलब समझ रहे हो ना, काई ए और काई बी ज्ञात कीजिए। चला जा, 6% यूरिया मतलब यहाँ लिख दीजिए, पूरा लिख दे रहा है। 6% क्या है, यूरिया है, 6% यूरिया है, 6% यूरिया है। यानी क्या हो जाएगा बेटा, यानी 6 ग्राम यूरिया है, 6 ग्राम क्या है, यूरिया है। तो टोटल हमारा 100 था, तो 100 में से परसेंटेज मतलब बेटा 100 होता है। इन्हें कहता है 100 कहाँ से आ गया, आसमान से नहीं आ गया, यहीं से आया। परसेंटेज मतलब कितना होता है 100 होता है। 6% यूरिया है, तो 100 में से 6 घटाएंगे तो 94 ग्राम क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा, जल हो जाएगा। तो 94 ग्राम क्या हो जाएगा, जल है। अब तो समझ में आई बातें। 6 ग्राम यूरिया, विलेवा कितना 6 है, 94 ग्राम पानी विलायक हो गया। तो चल भाई, अब देखेंगे। तो इसको जानने के लिए, मोल प्रभाज जानने के लिए स्मॉल एन जानना पड़ेगा और कैपिटल एन जानना पड़ेगा। यानी विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या जब निकालेंगे तो भाई साहब का इसका भी विलेवा के मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज दोनों निकाल देंगे। चला जा, नाउ मतलब अब विलेय के मोलों की संख्या सबसे पहले निकालेंगे। एक और चाहो तो निकाल सकते हो, विलेय का अणुभार और विलायक का अणुभार ही निकाल लो, आगे रफिंग आइडिया नहीं करनी पड़ेगी। देख भाई साहब, विलेय का अणुभार, विलेय यहां लिख देंगे, यहां विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार कितना है, विलेय कौन है इसमें,
विलेय कौन है इसमें? यूरिया है। यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2 CO NH2। कितना आएगा? 208 आएगा। जितना भी आ जाए, भगवान जाने कितना आएगा, 68 है, कुछ भी है, 94 कुछ भी आए। नाइट्रोजन कितना हो जाएगा? नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा? नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, तो परमाणु भार कितना होगा? 14 होगा। तो नाइट्रोजन एक यहाँ है और एक नाइट्रोजन यहाँ है, तो 14 यहाँ है, 14 यहाँ है, 14 दूना 28 हो जाएगा। हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ है और 2 हाइड्रोजन यहाँ है, तो 2 2 4 हो जाएगा। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो अणुभार कितना हो जाएगा? 12 हो गया। पर ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो परमाणु भार कितना हो जाएगा? 16। जोड़ लो पूरा, 16 4 20, 16 4 20, आई 2 इसमें जोड़ देंगे 30, 40 50 60, 60 होगा ना। वन सेकेंड, 8 4 12, 12 6 18, 18 2 20 को 0, 2 हासिल, तो 2 हासिल बाद 2 4 5 1 6। परमाणु भार कितना, सॉरी अणुभार कितना आ गया विलेय का? यानी विलेय का अणुभार कितना आ गया? 60 आ गया। अब देख भाई साहब, विलेय का अणुभार इतना आ गया, विलायक का भी अणुभार निकाल लो। विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार कितना? जल है ना, तो इसका अणुभार तो 18 इसके पहले क्लास में, पहले न्यूमेरिकल में तो लगाए थे। विलायक कौन है इसमें? जल है, पानी है, तो जल का अणुभार कितना हो जाएगा? 18। कैसे हो जाएगा? हाइड्रोजन वहाँ 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन कितना है? 16, 16 2 18 हो जाएगा। चला जा। अब देखेंगे विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या कितना क्या मानते हैं? काई ए, काई ए बराबर क्या पढ़े थे? स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। स्मॉल एन कितना है मेरे दाई, मेरे भाई कितना है? स्मॉल एन कितना है यहाँ पे देख, स्मॉल एन कितना है? विलेय के मोलों की संख्या कितनी है? विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल एन, चलो स्मॉल एन तो भी निकाले ही नहीं, चल पहले स्मॉल एन तो निकाल लो। विलेय का है, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बराबर कितना होता है? स्मॉल एन बराबर कितना होता है? विलेय का भार बटे अणुभार। विलेय का भार, विलेय का भार बटे अणुभार, विलेय का भार बटे अणुभार। विलेय का भार कितना है? विलेय का भार कितना है? 6% यूरिया है ना, 6 ग्राम यूरिया। विलेय हमारा क्या था? यूरिया, 6 ग्राम हो जाएगा। अणुभार इसका कितना हो जाएगा? विलेय का अणुभार कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो 60 का भाग देंगे 6 में, तो कितने बार आ जाएगा? तो 6 से का नाम 6 0 एंड 0.1 आ जाएगा ना। 10 का भाग एक में करेंगे तो 0.1 होगा ना। 10 का भाग 1 में कर लो, देख लो 10.0, 10 का नाम 10, 0.1 आ गया। चला जा। अब विलायक का अणुभार निकाल लीजिए। विलायक का अणुभार निकाल लीजिए, सॉरी मोलों की संख्या। विलायक के अणुभार निकालने से पहले, अणुभार तो निकाले हैं, विलायक के मोलों की संख्या बताओ। मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या क्या मानने थे? कैपिटल एन। देख भाई, मोलों की संख्या स्मॉल एन निकालिए, कैपिटल एन। तो विलायक का भार, विलायक का भार कितना है? डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। विलायक का भार कितना है? 94 ग्राम, 94 ग्राम। और विलायक का अणुभार कितना है? 18। काट दो, 2 चौकुआ 2 7 14 एन होगा जी। 2 9 18, 9 का भाग दे दो 47 में, 9 5 45, 2 80, 9 2 18, 9 2 18, 5.2। यानी स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन का मान कितना? स्मॉल एन का मान इतना आ गया 0.1 और कैपिटल एन का मान गया 5.2। तो अब निकालेंगे इसका मोल प्रभाज। तो यूरिया का मोल प्रभाज कितना हो जाएगा? यूरिया हमारा क्या है? विलेय है, तो विलेय का मोल प्रभाज यानी यूरिया का मोल प्रभाज, यूरिया मतलब विलेय,
यूरिया का क्या कर देंगे, मोल प्रभाज, यूरिया का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, यूरिया का मोल प्रभाज को क्या कहते थे, काई। तो काई बराबर क्या था, स्मॉल एन प्लस स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, यही था जी, स्मॉल एन प्लस स्मॉल एन अपन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो स्मॉल एन का मान कितना है, 0.1 है। फिर से यहाँ देखेंगे स्मॉल एन का मान कितना है, 0.1 है, और कैपिटल एन का मान कितना है, 5.2 है। तो कितना हो जाएगा, 0.1 अवटे 5.3, एक एक अंक के बाद दशमलव है, तो 1/53 हो जाएगा ना, बराबर हो जाएगा। चलो यही देख लो, यहां से देख लेते हैं, काई ए बराबर हो जाएगा 1/53 हो जाएगा, 1/53। आप लोग इसका गुणा भाग कर लेना, कितना मोल हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा काई ए का। अब हम लोग देखेंगे विलायक का मोल प्रभाज पूछ रहा है, यानी जल का भी मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो लिख देंगे जल का मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज क्या है, काई बी है। काई बी बराबर कितना होता है, कैपिटल एन अपन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, यानी काई बी का मान आ जाएगा, स्मॉल एन कितना बेटा, कैपिटल एन का मान कितना है, कैपिटल एन कहाँ निकाले हैं, देखो जी, कैपिटल एन का मान कितना है, कैपिटल एन का मान है 5.2, 5.2, और स्मॉल एन का मान कितना है 0.1 प्लस 5.2, तो काई भी हो जाएगा 5.2 बटे 5.3, लगभग 1 के पास आ जाएगा, 5.2 5.3 लगभग 1 दशमलव कुछ करके ऐसा आएगा, 0.9 करके आएगा। तो इसको हम आप लोग इसको निकाल सॉल्व कर लीजिएगा, काई बी बराबर हो जाएगा 52/53, यही इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको भाग कर लेना, सॉल्व कर लेना, तो सॉल्व करेंगे थोड़ा समय लगेगा, इसी कारण आप लोग सॉल्व कर लेंगे। चलो भाई अब नेक्स्ट देखेंगे, मोलरता, बहुत ही खतरनाक टॉपिक। मोलरता किसे कहते हैं, मोलरता किसे कहते हैं, यानी किसी पदार्थ के मोलों की संख्या, ध्यान देना, किसी पदार्थ के मोलों की वह संख्या जो 1 लीटर बिलियन में क्या हो, घुलित हो, 1 लीटर बिलियन में क्या हो, घुलित हो, तो वही क्या कहलाती है, उसकी मोलरता कहलाती है। जैसे मान लीजिए, देख भाई 1 लीटर का कोई पानी है, 1 लीटर का कोई पानी है, इसमें कुछ चीनी घुला हुआ हो, चीनी घोल दे भाई, चीनी ही घोल दे, तो कह सकते हैं किसी, यह क्या हो, मोल हो, मोलम होना चाहिए, मोलों में, मोलों होना चाहिए, यानी किसी पदार्थ के मोलों की वह संख्या जो 1 लीटर बिलियन में क्या हो, घुलित हो, तो उसे क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। बिलियन का क्या कहलाएगी, मोलरता, यानी 1 लीटर बिलियन में उपस्थित जो विलेय का मोलों की जो संख्या होती है वही उसकी मोलरता कहलाती है। शॉर्ट फॉर्म में जाने किस तरह से, किसी पदार्थ की मोलों की वह संख्या, किसी पदार्थ के मोलों की वह संख्या, ध्यान देना चीनियाँ क्या है आपका, मोलों की संख्या है, किसी पदार्थ के मोलों की वह संख्या जो 1 लीटर, जो 1 लीटर बिलियन में क्या हो, घुलित हो, तो उसे बिलियन की क्या कहते हैं, उसी बिलियन को क्या कहते हैं, उसकी मोलरता कहते हैं। ध्यान देंगे फिर से, देख भाई साहब इसको मिटा रहा है, किसी पदार्थ के मोलों की वह संख्या जो 1 लीटर बिलियन में क्या हो, घुलित हो, तो उसे बिलियन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। अब ध्यान देना, तो मोलरता बराबर हो जाएगा, मोलरता बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या अपान बिलियन का आयतन लीटर में, बिलियन का आयतन लीटर में।
आप यदि इसमें ml में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 1000 से गुणा कर देंगे तो ml में कन्वर्ट हो जाएगा, लीटर में तो लीटर में ही रहने दो। तो विलेय के मोलों की संख्या पान बिलियन का आयतन लीटर में। आप इसको और डिटेल में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, विलेय का भार बटे उसका अणुभार, यानी विलेय का भार, विलेय का भार अपान विलेय के मोलों की संख्या बराबर, मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार, तो विलेय के मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, अणुभार गुणे आपका क्या है, बिलियन का आयतन लीटर में। बिलियन का आयतन क्या है, लीटर में। बिलियन का आयतन क्या है, लीटर में। बिलियन का आयतन लीटर में, आयतन लीटर में। मेरे दोस्त ये आपका फार्मूला निकल करके आ जाता है, ये आपका एक फार्मूला है। और इसी फॉर्म क्या लगाएंगे, एक न्यूमेरिकल लगा दे रहे हैं। आप लोग इसको कई बार न्यूमेरिकल कमेंट में बता सकते हो कि इसका न्यूमेरिकल बता दीजिए, इसका न्यूमेरिकल, और इसका एक अलग से क्लास लेकर के आएंगे हम न्यूमेरिकल का। अभी हम लोग आगे वीडियो है अभी, देख भाई साहब इसका न्यूमेरिकल देख ले। कह रहा 208 ग्राम बेरियम क्लोराइड को जल में घुला करके 800 ml बिलियन बनाया गया, तो बिलियन की सांद्रता मोलरता के पद में ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्यूशन में आते हैं, ये हम सॉल्यूशन में आते हैं। दिया क्या क्या दिया है, दिया है 208 ग्राम बेरियम क्लोराइड को जल में मिलाकर 800 ml बिलियन बनाया गया, यानी विलेय का ग्राम में मात्रा, विलेय का ग्राम में मात्रा कितना है, विलेय का ग्राम में मात्रा कितना मेरे भाई, 208 ग्राम है। है 208 ग्राम बेरियम क्लोराइड को जल में मिलाया, जल क्या है, विलायक है। क्यों, 208 ग्राम का बेरियम क्लोराइड है, 800 बिलियन बन गया, यानी विलेय यह हो जाएगा और विलायक यह हो जाएगा, जल हो जाएगा। विलेय का ग्राम में मात्रा कितना है, 208 ग्राम है। बिलियन बनाया गया, बिलियन बनाया गया, कितना बिलियन है, बिलियन का ml में दिया है, इसको लीटर में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि हमारा फार्मूला क्या है, लीटर में है। तो चलिए चलो फार्मूले डायरेक्ट आते हैं। मोलारता बराबर, मोलारता बराबर हम जानते लिखेंगे, हम जानते हैं मोलारता बराबर होता है विलेय का भार बटे विलेय का भार, विलेय का भार वटे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार गुणे बिलियन का आयतन लीटर में, बिलियन का आयतन लीटर में, बिलियन का आयतन लीटर में। अब यहाँ देखना, यहाँ तो हमारा दिया है ml में, तो ml को क्या करेंगे, लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे देखना, तो विलेय का भार कितना मेरे भाई, 208 ग्राम है, 208 ग्राम है। विलेय का अणुभार कितना है, विलेय क्या हमारा, बेरियम है, बेरियम, तो विलेय का अणुभार निकाल लीजिए यहाँ पे, विलेय का अणुभार निकाल लीजिए। विलेय का अणुभार कितना हो जाएगा, बेरियम का कितना होता है, बेरियम का दिया है, देखो अणुभार आपको बोर्ड परीक्षाओं में पहले पेज पर उसको न्यूमेरिकल का स्थान पे देता है अणुभार। तो बेरियम का कितना होता है, 137 होता है। और क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, 35.5। 2 क्लोरीन है तो 35.5 गुणे 2, 35.5 गुणे 2 हो जाएगा। तो 137 प्लस 35.5, 35 दूना 70 और 1 71 हो जाएगा, 208 हो जाएगा। 7 1 8 है, 7 1 8 है, 3 7 3 10 को 0, 1 हासिल 2, 208 हो गया। चलो सही है। विलेय का भार कितना है, 208 है। अणुभार कितना है, 208, बड़ा बढ़िया है, कट जाएगा। बिलियन का आयतन लीटर में, बिलियन का आयतन कितना मेरे भाई, 800 ml है। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग देंगे, जब 1000 से भाग देंगे तो 1000 चला जाएगा ऊपर,
चलो यहीं भाग दे रहा पहले 1000 से, 1000 से भाग दे दें, लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब चला जा, देख भाई साहब इसको मिटा दे रहा है, चला जा। तो 208 से 208 क्या हो जाएगा, कैंसिल। 1000 चला जाएगा ऊपर, 1000 चला जाएगा ऊपर, 800 ग्राम चला जाएगा नीचे, नीचे या 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 2 5 10 हो गया, 2 चौको 8 हो गया, 5/4 हो गया। 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का नाम 4, 4 5, 4 का नाम 4, एक हासिल, 4 2 8, 4 5 20। मोलरता है ना, मोलरता के पद में आ जाएगा। तो मोलरता इसका बराबर कितना आ जाएगा, मोलरता बराबर आ जाएगा आपका 1.25 मोल। अब देख भाई 4 से भाग दे देंगे, देख लो एक बार भाग भी देख लो, 4 से भाग देंगे 5 में तो 4 का नाम 4, एक हासिल, नहीं जाएगा 4 का भाग 0, 10 मोल लगाएंगे 0, 4 दूना 8, 2 लगा 0, 4 5 20, वही लिखे हैं 1.25 मोल इसका आंसर हो जाएगा। चल भाई अगला देखेंगे हम लोग, ये हमारा है मोललता। मोललता किसे किसे कहेंगे, इसके पहले देखेंगे मोलरता। वहाँ मोलरता जो था 1 लीटर में था, मोललता किस में था, 1 लीटर में था, या 1 केजी में रहेगा, यानी 1000 ग्राम में, वहाँ लीटर रहेगा यहाँ पे ग्राम हो जाएगा। बस ये इतना ही अंतर है, बाकी वही विलेय के मोलों की वह संख्या जो 1000 ग्राम में घुलित हो वही उसकी मोललता कहलाती है। यानी किसी पदार्थ के मोलों की वह संख्या जो 1000 ग्राम में क्या हो, घुलित हो, तो उसे विलयन की मोललता कहते हैं। 1000 ग्राम क्या हो, विलायक में क्या हो, घुलित हो, वही उसकी क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। चलिए जाइए, तो मोललता बराबर क्या हो जाएगा, मोललता बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या अपान विलायक का केजी में मात्रा, केजी में मात्रा, यही हमारा फार्मूला निकल के आएगा। आगे भी देख सकते हैं, मोललता इस माध्यम से विलेय के मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा विलेय का भार, विलेय का भार वटे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार गुणे विलायक का केजी में मात्रा, विलायक का केजी में मात्रा, ये हमारा क्या आ जाएगा, फार्मूला। और ये आपका मोललता का फार्मूला निकल करके आ जाता है। चलिए अब इसका न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे एक सवाल। देख भाई कह रहा कि 10 ग्राम बेरियम क्लोराइड को 300 ग्राम जल में, देखिएगा विलायक का मात्रा कितना है, यह हमारा विलायक है 300 ग्राम जल, और विलेय कितना है 10 ग्राम। 10 ग्राम बेरियम क्लोराइड को 300 ग्राम जल में मिलाकर के विलयन बनाया गया, तो विलयन की सांद्रता मोललता, विलयन नहीं होगा विलायक होगा, विलायक की सांद्रता मोललता के पद में ज्ञात कीजिए। तो चलो भाई मोललता बराबर हो जाएगा, चलो कुछ भी रहने दो, यही रह चाहे वही रह, क्या करना है। मोललता बराबर हो जाएगा विलेय का भार, विलेय का, या तो इसी तरह से देख लो, ज्ञात क्या है, सॉल्यूशन में आइए, ज्ञात क्या है, ज्ञात है विलेय का भार, विलेय का भार, विलेय का भार कितना है 10 ग्राम है, विलेय का भार कितना है 10 ग्राम। अब विलेय का अणुभार देखिए, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार देखेंगे, विलेय का अणुभार कितना हो जाएगा मेरे भाई, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड किसके पहले कितना आया था 208, 208 ही ना आया था विलेय का अणुभार, देख भाई 208 आया था, 208 आया था।
चलो जी 208 आ गया। और विलायक का ग्राम में मात्रा कितना है? विलायक ये है ना, विलायक का ग्राम में मात्रा है, विलायक का ग्राम में मात्रा हमारा हो जाएगा 300 ग्राम। नाउ सिंस वी नो दैट, चूंकि हम जानते हैं सॉल्यूशन में आ जाइए, हम जानते हैं देख भाई क्या जानते हैं, मोललता। मोललता निकालेंगे, मोललता निकालेंगे, सब यहाँ दिया रहेगा। मोललता बराबर हो जाएगा विलेय का भार, विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार गुणे विलायक का केजी में मात्रा। अब देखो जी विलेय का भार कितना है, विलेय का भार कितना है 10 ग्राम है, 10 ग्राम। और भार कितना है 208 है, 208 है। गुणे विलायक का केजी में मात्रा कितना है 300 ग्राम है, और 1 ग्राम है, इसको केजी में कन्वर्ट करने तो 1000 से भाग दे देंगे, तो 1000 से भाग देंगे तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो कट कर दो, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और कुछ कटेगा, हाँ चलो जो कटेगा आगे देख लेंगे अभी। अब देखो भाई 10 गुणे 10 अपान 208 गुणे 3, इसको कट कर दीजिए, और 2 5 10, 2 1 का नाम 2, 2 0 0, 2 चौको 8, 2 5 10, 2 दूना 4, 2 5 10, यानी 5 5 25 हो जाएगा अपान 3 दूना 6, अच्छा 5 30 हो जाएगा। यही इसका मोललता आ जाएगा। इसको आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये उसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही। अब अगला वीडियो हम लोग नेक्स्ट आकर लेकर आएंगे, इसके आगे की जो सिलेबस में होगा उसको लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।